हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी के और क्लास 6 के हम लोग चैप्टर 6 सेकंड को हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दूसरा अध्याय है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि मतलब जो है हमारी पृथ्वी है गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव पे थोड़ी सी चिपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती है। ठीक है, तो इसकी जो है संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग ग्लोब को देखते हैं। ठीक, ग्लोब क्या है? हमारी पृथ्वी का जो है लघु रूप है। ग्लोब में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आकार के प्रकार के होते हैं, बड़े छोटे, आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर कुछ होते हैं जो ले जाया जा सकते हैं, कुछ बड़े छोटे ग्लोब होते हैं उससे मतलब जो है आप जो है एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और ये स्थिर नहीं होते हैं, इनको मतलब जो है घुमाया भी जा सकता है। जैसे कुम्हार जो होता है अपने पहिए को घूमना चाहता है, लट्टू घूमता है, वैसे इसको घुमा सकते हैं। और इस पर जो है हम लोग द्वीपों, महासागरों और अन्य सभी का आकार को प्रदर्शित मतलब किया गया है, उसको देख सकते हैं। उसके बाद में दिया है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर अगर जो बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है इस प्रकार स्थान पर कैसी स्थिति बताई गई, इसके लिए हम बिंदुओं का हम क्या करेंगे, वर्णन करने के लिए इसको जो है रेखाओं के संदर्भ किया जा सकता है। तो देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है और स्थित हुई है, जिसे अक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? अक्ष। ठीक है, ये देखिए, ये झुकी है सुई पे, इसको अक्ष कहा गया है। और इसके क्या है, ये आपका है साउथ, ये आपका है नॉर्थ, है ना। ये आपका साउथ है, नॉर्थ है। ठीक है, ग्लोब के वे बिंदु जो जिनसे होकर गुजरती है सुई गुजरती है, दक्षिण और उत्तरी ध्रुव है। तो ये आपका नॉर्थ है, एक साउथ है। ठीक है, और ये क्या करती है, आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ये देखिए, ये आपका हो गया ईस्ट हो गया पूरब, इधर होता है आपका वेस्ट। ठीक है, तो ये आपका पश्चिम इधर से लेके इधर घूमेगा, है ना, पश्चिम से पूरब आएगा। ठीक, उसके बाद दिया गया है, पृथ्वी पर वास्तव में कोई ऐसी सुई नहीं होती है जो अपने अक्षर के चारों ओर घूमती है। यह एक क्या है, काल्पनिक रेखा है, मतलब ये सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। ठीक, अब दिया है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको क्या कहा गया है? विषुवत वृत्त कहा गया है। क्या कहा गया है? विषुवत वृत्त कहा गया है। ठीक है, अब दिया है पृथ्वी के उत्तर स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, ये जो है आप मान लीजिए इसको 50% डिवाइड हो गया, तो इसको कहेंगे आपका है ये उत्तरी गोलार्ध, ये आपका है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और उसके बाद में जो विषुवत है, ये काल्पनिक रेखा ये जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और विषुवत रेखा से ध्रुवों तक के सभी स्थित समांतर वृत्तों के अक्षांश को समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जो है ये विषुवत रेखा है, इसी के समांतर जितनी भी रेखा है इसको क्या कहा गया है? अक्षांश समांतर रेखा है। ठीक है, देखिए बना हुआ है। उसके बाद में विषुवत रेखा शून्य अक्षांश को दर्शाती है। कितने अक्षांश को? शून्य अक्षांश को। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 है, अतः माप में इसका 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश है। ठीक है, कितना अंश है? 90 अंश है। 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे यहाँ से देखिए, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, आपका दक्षिण ध्रुव। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा गया है। अब जो आपका उत्तरी उसमें है तो इसको उत्तरी अक्षांश, और ये जो विषुवत रेखा है इसके नीचे जो है आपका दक्षिणी जो है अक्षांश कहा गया है। ठीक है, और इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर और दक्षिण को लिखा जाता है। ठीक है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, या फिर उत्तर या दक्षिण का। ठीक है, अब दिया है उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील के दक्षिण अफ्रीका में वेलो होरिज़ोंटे दोनों एक अक्षांश 20 पर स्थित है। लेकिन अब चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश पर उत्तर में है और वेलो होरिज़ोंटे जो है विषुवत के
20 अंश दक्षिण में है। मान लीजिए 20 इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, तो कैसे करेंगे? तो इसलिए इसको क्या करते हैं, आपका 20 जो है आपका उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ लिखेंगे और 20 साउथ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके उसको समझा जाता है। ठीक है, अब दिया महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखा है। तो विषुवत जो है आपका 0 कितना होता है, आपका 0 डिग्री का होता है। उत्तर ध्रुव 90 और दक्षिण ध्रुव 90। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी और भी रेखाएं हैं समांतर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा को 23 डिग्री पे जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिण जो है ये आपका 23 डिग्री ये भी है। ठीक है, और विषुवत रेखा के वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, क्या है, उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, और ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। और दक्षिण में जैसे ये देखिए आपका 23.5 जो है आपका उत्तरी है, कर्क रेखा हुआ, और 23.5 इधर जो है दक्षिणी है, ये आपका मकर रेखा हुआ। ठीक है, और मैं इसके बाद में ये देखिए उत्तरी में जो है आपका ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके बाद में दिया हुआ है आपका ये ऊपर जो है आपका आर्कटिक बोला जाता है, एक जो है ये 66 है विषुवत के उत्तरी में, और इधर ये देखिए, और इधर ये 66 नीचे। ठीक, अब पृथ्वी पे ताप कटिबंध, तो कर्क और मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे उष्मा होती है, इसलिए उष्ण कटिबंध होता है। तो क्या होता है, चाहे वो मतलब कभी भी एक बार वर्ष में एक बार ऐसा आता है समय कि क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधे इस पे पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है कर्क रेखा पर, और एक बार वर्ष में मकर रेखा पे। ठीक है, तो इसलिए गर्मी यहाँ पे बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसे उष्णकटिबंधीय कहा गया है। कर्क और मकर रेखा किसी भी अक्षांश पर दोपहर को कभी सिर के ऊपर नहीं उठती है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। ये आपका मान लीजिए ध्रुव है। ठीक है, ये देखिए इसमें देखिए ध्रुव है, तो यहाँ पे आपकी हमेशा जो है सूर्य की किरणें तिरछी ही पड़ती है। कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। इसलिए इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क और मकर रेखा पर, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर क्या होता है, क्षेत्र को मध्यम रहता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए ये आपका उष्ण कटिबंध है, और इससे ऊपर जो आपका शीतोष्ण कटिबंध है दोनों तरफ। ठीक है, अब देशांतर क्या है, और इधर देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो है उसको बहुत ठंड होती है, वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती, तो इसे क्या कहा गया, शीत कटिबंध। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर नोट करें, है ना। और भी चीज़ें जो बताएंगे ऊपर, ये देखिए उत्तरी कर्क रेखा कहाँ पे है, दक्षिण मकर रेखा कहाँ पे है। ठीक है, उत्तर में है कि दक्षिण में है, ये चीज़ें आपका इम्पोर्टेंट है। और फिर दिया है देशांतर क्या है, कि तो किसी भी स्थान की स्थिति बताने वाले उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महाद्वीप में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही जानकारी प्राप्त करना होगा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव के जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर कितनी दूरी है। ठीक है, इसे क्या होता है, देशांतरी यमनोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतरी यमनोत्तर कहते हैं। ठीक, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट और फिर मिनट को सेकंड में विभाजित करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये अर्ध जो वृत्त है उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। ये देखिए इन रेखाओं की बात की गई है। ठीक है, तो ध्रुवों की तरफ पे इनके बीच की दूरी क्या होती है, घटती है ना, और ध्रुवों पे जाके शून्य हो जाती है। देखिए ये मान लीजिए एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी शून्य हो जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूरी अधिक हो जा रही है मध्य में। ठीक, उसके बाद में दिया है ये अर्धवृत्त जो है अक्षांश रेखाओं से भिन्न भिन्न सभी देशांतरी यमनोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। इसलिए निश्चित किया कि ग्रीनविच जब ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है वहाँ से गुजरने वाली यमनोत्तर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर गिननी शुरू की जाए। ठीक है, मतलब एक जो है फिक्स कर दिया गया। ये देखिए आपका फिक्स यमनोत्तर हो गया।
यहाँ से ही देशांतर जो भी यमुनोत्तर है उसको काउंट करते हैं। ठीक है, इसको मुख्य यमुनोत्तर कहते हैं। 0 देशांतर है। यहाँ पे हम 180 पूर्व या पश्चिम की गणना कर सकते हैं। ठीक है, प्रमुख यमुनोत्तर 180 से मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इसलिए इस स्थान पर देशांतर के आगे पूर्व और पश्चिम अक्षर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये दिया है, ये जानना रोचक होगा कि पूर्व 180 और पश्चिमी यमुनोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ग्लोब में अक्षांश और समांतर रेखाओं देशांतरीय यमुनोत्तरों के द्वारा बनी ग्रेडों को देखो। अगर आपको किसी के स्थान, अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब को पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए दिया हुआ है, असम में धुबरी 26 उत्तरी अक्षांश और 90 पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु जो है आपकी धुबरी और की सही स्थिति होगी। इसके लिए समझने के लिए कागज के एक समान दूरी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं की काखा से व्यक्त करें। और जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे छोटे बिंदु खींचें। अब इन छोटे बिंदुओं को अब आबादाज नाम से व्यक्त करिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखाओं के क्षैतिज अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। ठीक है, अब दिया हुआ देखिए आपका ये पूरा आपका वर्ल्ड मैप है। ठीक है, चार्ट के रूप में दिया हुआ है और ये समय अब दिया है कि उत्तरी अक्षांश तथा एक अंश पूर्वी देखेंगे स्थित है। अब दिया है देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय पर अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाइयों से लगाया जाता है और दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय में सबसे बड़ी बनती है ना। और ग्रीनविच पर स्थित जो है यमुनोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के ऊपर सबसे ऊपर बिंदु पर होगा उन स्थानों पर सभी स्थानों पर दोपहर होगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटती है तो इसलिए क्या होता है, जो ग्रीनविच के पूर्व है वहाँ ग्रीनविच समय के आगे होगा और जो पश्चिम में है वहाँ पीछे चलेगा। और इससे इस तरह से गणना की जा सकती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे 15 डिग्री और 4 मिनट में एक अंश घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं। ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में का समय होगा 15 4 बराबर 60 मिनट बराबर, अर्थात ग्रीनविच 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, है ना। अगर जो आप मतलब पूर्व की तरफ ग्रीनविच मान लीजिए आपका रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है, अगर जो आप इसके इधर जाएंगे तो पूर्व की तरफ तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा है और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपका 1 घंटा कम है। ठीक है, कहने का मतलब यही है। किसी स्थान पर सूर्य का आकाश अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर के समय, उस समय घड़ी दिन में 12 बजते हैं। घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस स्थान पर स्थानीय समय होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया है, हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग यमुनोत्तर पर स्थानों पर स्थानीय समय के अंतर होता है। जैसे कि सब जगह जो है अलग अलग यमुनोत्तर है तो इसलिए समय में अंतर रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, इसे गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी बनाने में कठिन ना हो। ठीक है, तो गुजरात में द्वारका, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। कितना है आपका, 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। इसलिए क्या होता है, इससे जो है आवश्यक है कि देश के मध्य से गुजरने वाली किसी भी यमुनोत्तर के स्थानीय समय को मानक माना जाए। ठीक है, और इसीलिए क्या किया गया है, भारत में क्या किया गया है, भारत में आपका जो है यहाँ 82 जो है और 82 डिग्री 30 मिनट को मानक माना गया है और इसी को जो है करके समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, यह भारतीय मानक समय के नाम से जानते हैं। अब कबीर भोपाल के नगर में रहता है, अपने मित्र आलोक से कहता है कि आज रात नहीं सो पाएंगे। और भारत इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अपराह्न दोपहर में। अब अर्थात भारतीय समय के अनुसार 7 साढ़े 7 बजे प्रारंभ होगा और देर रात समाप्त होगा। तो अब क्या जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच कितना अंतर है, तो भारतीय ग्रीनविच में पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जब इसलिए लंदन में क्या होता है 2 बजे होंगे, तब भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, इसके कारण वहाँ पर एक से अधिक मानक दर्शाया गया है। जैसे कि आपका
रूस में आपके 11 हैं, ठीक है। और पृथ्वी पर 1 घंटे में होने वाले 24 समय को क्षेत्रों में बांटा गया है और 15 डिग्री देशांतर तक घेरता है, ठीक। तो ये आपका जो है आपका कंप्लीट होता है ये लेसन। इसके बाद में नेक्स्ट आपका लेसन है, उसको हम लोग कल करते हैं, ठीक है। बाय।